हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सैम्पलिंग के पहले मेथड को, जो कि था प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। एक ऐसा तरीका जिसमें सैम्पल चुनते वक्त हम पॉपुलेशन के हर एक आइटम को इक्वल चांस देते हैं कि उनमें से कोई भी सैम्पल आइटम के रूप में चुना जा सकता है। उस मेथड के अंदर बहुत सारे मेथड्स थे, मतलब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स फर्दर दो मेथड्स में कैटेगराइज था, अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग और रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग। अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग में हम लोगों ने देखा था कि हम बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के रैंडमली सैम्पल आइटम्स को चुनते हैं और हर एक आइटम को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हुए उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। फिर सेकेंड मेथड था रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग, जहाँ पे हमने देखा कि जब हम पॉपुलेशन के आइटम्स को, हर एक आइटम को इक्वल चांस देते हैं कि उनमें से कोई भी सैम्पल आइटम के रूप में चुना जा सकता है, तो ऐसा करते हुए हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हैं और फिर सैम्पल आइटम को चुनते हैं। सो रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग मेथड के अंदर हम लोगों ने तीन मेथड्स डिस्कस किए थे, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। ये तीनों मेथड्स क्या हैं, इन तीनों मेथड्स से कैसे सैम्पल आइटम का सिलेक्शन होता है, इन तीनों मेथड्स के मेरिट्स क्या क्या हैं और डीमेरिट्स क्या क्या हैं, इन बातों के साथ हम लोगों ने हमारे प्रीवियस क्लास को फिनिश कर लिया है। आज की क्लास में हम सैम्पलिंग के दूसरे मेथड को डिस्कस करेंगे, जो कि है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जहाँ पे हम हर एक आइटम को इक्वल चांस दे रहे थे कि उनमें से कोई भी सैम्पल आइटम के रूप में चुना जा सकता है। नॉन प्रोबेबिलिटी में इसका जस्ट उल्टा है। देखेंगे कि कैसे हम हर एक आइटम को इक्वल चांस न देते हुए उनमें से सैम्पल आइटम का सिलेक्शन करते हैं, मेथड्स के क्या क्या मेरिट्स हैं और क्या क्या डिमेरिट्स हैं। इन बातों के साथ आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का क्लास। लेक्चर नंबर 8 होगा ये हमारे लिए, और हम बात कर रहे हैं सैम्पलिंग के दूसरे इम्पॉर्टेंट मेथड के बारे में, जो कि है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। ठीक है, अब ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड सबसे पहले तो क्या है, तो देखें, बार बार इसके मीनिंग को हम कह चुके हैं। दीज आर द मेथड्स इन विच एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स डज नॉट हैव ए नोन चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड एज अ सैम्पल। इसको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं, सैम्पलिंग मेथड्स कहते हैं। इस मेथड के अंदर आप लोगों को मेन 3 मेथड्स जानने हैं स्ट्रक्चरल फॉर्म में। ऑलरेडी आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ, जिसमें से पहला मेथड जो इस मेथड के अंदर आएगा वो है पर्पसिव सैम्पलिंग। फर्स्ट मेथड जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आता है उसे पर्पसिव सैम्पलिंग कहते हैं, और उसी को दूसरे शब्दों में जजमेंटल सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हैं। So the first method under non-probability sampling, in which every item of the universe does not get an equal chance, does not have a known chance of being selected as a sample, is purposive one। और सबसे पहले बात करें कि इस मेथड में कैसे सैम्पल आइटम का सिलेक्शन होता है और इस मेथड के मेरिट्स क्या क्या हैं, एंड देन आफ्टर इस मेथड के डीमेरिट्स क्या क्या होंगे। इन तीनों बातों के साथ हम हमारे पहले मेथड को फिनिश करेंगे। शुरुआत करते हैं इसके मीनिंग से। सो द पर्पसिव सैम्पलिंग इज द मेथड इन विच, इसकी मीनिंग से शुरुआत कर लेते हैं।
a method in which the investigator himself chooses, अपने आप से चुनते हैं, the samples from the universe is called purposive sampling. या इसी में कंटिन्यू करें, which in his opinion are the best representative of the population is called purposive or judgmental or deliberate sampling. देखिए क्या है जजमेंटल सैम्पलिंग, इसको पर्पसिव सैम्पलिंग भी कहते हैं, जजमेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं और डेलिबरेट सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसा तरीका जहाँ पे अ मेथड जिसमें इन्वेस्टिगेटर जो डेटा कलेक्शन का काम कर रहे हैं वो हिमसेल्फ खुद से चुनते हैं सैम्पल को फ्रॉम द यूनिवर्स से सैम्पल का सिलेक्शन वो खुद करते हैं जो कि उनके ओपिनियन में, उनकी राय में बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं पूरे पॉपुलेशन के। उसे हम पर्पसिव, जजमेंटल और डेलिबरेट सैम्पलिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक ऐसा तरीका होता है ये जिसमें सैम्पल का सिलेक्शन जो है वो फैक्टर्स को इक्वल चांस मिलने पर नहीं छोड़ा जाता है, बल्कि ये डिपेंड करता है कि इन्वेस्टिगेटर का चॉइस कैसा है। अगर इन्वेस्टिगेटर अपने चॉइस से चुनता है, इन्वेस्टिगेटर का जो भी चॉइस है, जो भी वो अपने ओपिनियन में जिसको बेस्ट मानते हैं कि दे आर द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव, कि भाई इन आइटम्स को अगर सेलेक्ट करेंगे तो पॉपुलेशन की पूरी जानकारी हमें सही मिल जाएगी, तो वैसे आइटम्स का सिलेक्शन अगर किया जा रहा है उस तरीके से, जहाँ पे तरीका कुछ यूँ है कि इन्वेस्टिगेटर अपने ओपिनियन से वो काम कर रहा है, तो वही तरीका जजमेंटल या पर्पसिव सैम्पलिंग कहलाता है। इस मेथड को यूज़ हम करते हैं तब जब कुछ आइटम्स जो होते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं दैन दी अदर्स। मतलब पॉपुलेशन में मान लीजिए बहुत सारे आइटम्स हैं और आपको मालूम है कि जिस तरह की आप स्टडी कर रहे हैं उसमें कौन से आइटम्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इम्पॉर्टेंस रखते हैं। तो अगर इस तरह का कोई प्लेस है तो वहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट आइटम्स को अपनी मर्ज़ी से चुनाव करने की सुविधा मिल जाती है और इस तरह से सैम्पल आइटम का सिलेक्शन हो जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो चलो इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, क्या तो आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने वाली मोबाइल कंपनी कौन सी है। लेट्स सपोज आप कुछ ऐसा जानना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी मोबाइल सेलिंग कंपनी का नाम ले सकते हैं और उसके प्रॉफिट को आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव तरीके से चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जो हैं वो नोकिया के फ़ैन हैं, तो आपने नोकिया कंपनी को, आपके राय में लगा कि नोकिया कंपनी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल या बेस्ट सैम्पल रहेगा थ्रू आउट द इंडियन इकोनॉमी, जो कि मोबाइल सेलिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है, तो आपने नोकिया कंपनी ले लिया एग्जाम्पल में। ठीक उसी तरह से मान लीजिए किसी को सैमसंग पसंद है या किसी को लग रहा है कि सैमसंग जो है उसने बहुत ज़्यादा सेल किया हुआ है मोबाइल फ़ोन्स इन दी कंट्री, तो वो सैमसंग फ़ोन बेचने वाली कंपनी को एज एन एग्जाम्पल चुन सकता है। तो यहाँ पे चुनाव जो हो रहा है सैम्पल का
वो इन्वेस्टिगेटर पर डिपेंड करता है। इफ़ आई विल बी द इन्वेस्टिगेटर और मुझे चुनने के लिए कहा जाए तो माइट बी मैं सैमसंग कंपनी की बात करूँगी कि सैमसंग को मैं एज अ सैम्पल चुन लूँगी और उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसके बेसिस पे मैं कंक्लूड कर दूँगी। या फिर आपको चुनने के लिए कहा जाए, मे बी आप रियलमी ले लें, या किसी और को कहा जाए तो मे बी वो कोई और कंपनी ले लें। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे जिसको भी सैम्पल आइटम के तौर पे चुन रहे हैं उसके पीछे बस एक ही मेथड है, एंड द मेथड इज़ कि हमारे खुद के ओपिनियन में, एज अ इन्वेस्टिगेटर हमारे ओपिनियन में जो हमें लग रहा है कि दीज आर द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव, हम उनको एज अ सैम्पल आइटम चुनते हैं और इस तरह से सैम्पल का सिलेक्शन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ पर्पसिव और जजमेंटल सैम्पलिंग। बहुत ही सिंपल तरीका है ये, इसमें कोई झंझट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एडिशनल मेथड्स या रूल्स को फॉलो नहीं करना है। डायरेक्टली आप अपने ओपिनियन में जिनको बेस्ट मानते हो उनको एज अ सैम्पल आइटम चुन सकते हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस मेथड। नाउ मूव ऑन टू मेरिट्स। इस मेथड के मेरिट्स क्या क्या हैं? चूँकि मेथड है, यूज़ किया जाता है, तो मेरिट्स भी हैं इसके, और पॉइंट वाइज हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो मेरिट इस मेथड का है दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। सी, ये मेथड को ज़रा आप ध्यान दें और फ्लेक्सिबल टर्म को इस मेथड के साथ रिलेट करें, करके सोचें तो आप समझेंगे कि ये जो तरीका है पर्पसिव सैम्पलिंग, इसमें देखिए इन्वेस्टिगेटर अपने पर्पस के अकॉर्डिंग सैम्पल आइटम को सेलेक्ट करता है। तो मेरा पर्पस जो है मैं उस हिसाब से सैम्पल चुनूंगी। आपकी कुछ स्टडी होगी, आपका पर्पस अलग होगा, आप अपने हिसाब से सैम्पल आइटम चुनेंगे। तो चूँकि अलग अलग इन्वेस्टिगेटर्स हो सकते हैं और हर एक व्यक्ति अपने उद्देश्य के हिसाब से इस मेथड के अंदर काम कर सकता है, तो ये मेथड अपने आप में एक फ्लेक्सिबल मेथड है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी को शो करता है। डेफिनेटली फ्लेक्सिबिलिटी को ये दिखाता है। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है इन यूज़, चूँकि इसमें आप अलग अलग तरीके से मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथड एक ही है लेकिन पर्पस के अकॉर्डिंग आप इसके तरीके को बदलते हैं और बदल बदल कर मेथड्स अलग यूज़ कर सकते हैं, पर्पस अलग यूज़ कर सकते हैं और सैम्पल आइटम का सिलेक्शन कर सकते हैं। सो इट इज़ अ वेरी गुड मेथड जो कि फ्लेक्सिबल होता है इन नेचर। सो ये इस मेथड का एक मेरिट है। अगला पॉइंट है दिस मेथड विल फैसिलिटेट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। ऑब्जेक्टिव या बोल सकते हैं पर्पस ऑफ द स्टडी। देखिए फ्लेक्सिबल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आप अपनी सुविधा से इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ मेरिट इज़ कि जो भी सिलेक्शन हम करते हैं आइटम्स का फॉर द सैम्पल, उसको हम डेलिबरेटली करते हैं और इस उम्मीद में, इस पर्पस में करते हैं कि वो हमारे स्टडी के ऑब्जेक्टिव के साथ मेल खाए। ऐसा नहीं है कि हमारी स्टडी कुछ और है और हमने कुछ और सैम्पल चुन लिया। जो स्टडी है, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी है, उसी को मैच करता हुआ हम सैम्पल इस मेथड की मदद से सेलेक्ट करते हैं। तो ये इस मेथड का एक मेरिट है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी को सूट करता हुआ, मैच करता हुआ सैम्पल आइटम चुन सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि गलत सैम्पल आइटम्स का सिलेक्शन हो जाए जिससे कि हमें ठीक ठीक बात की जानकारी न मिले। जिस पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए हमने सैम्पल चुना है, अगर वो किसी अदर मेथड से करते हो तो माइट बी सैम्पल का सिलेक्शन गलत हो सकता है। लेकिन इस मेथड में आप डेलिबरेटली काम कर रहे हैं, एकदम अपनी इच्छा से अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। सो दिस इज़ द मेरिट ऑफ दिस मेथड कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण है इस मेथड का कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी की सुविधा हमें प्रदान करता है, प्राप्त कराता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस मेथड इज सिंपल। इट इज़ वेरी सिंपल इन नेचर
अगर आप देखें तो बहुत ही आसान है ये। इस मेथड में क्या करना पड़ रहा है? नथिंग। इस मेथड में सिंप्लिसिटी जो है वो आपको प्रोसेस ऑफ सैम्पल सिलेक्शन में देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये ओपिनियन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर पे बेस्ड है। इन्वेस्टिगेटर का जो भी ओपिनियन है ये उस पे बेस्ड है। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर अपनी ओपिनियन, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से काम कर रहा है, तो फिर इससे ज़्यादा तो सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता कि आपने सैंपल चुनने के लिए कोई तरीका नहीं अपनाना है, बल्कि तरीका ही ये है कि आप अपनी मर्ज़ी, अपनी सुविधा से वो काम कर सकते हैं। और इस तरह से ये 3 पॉइंट इस मेथड के मेरिट्स को बतलाता है। आप ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे, बहुत ही सिंपल है ये सारे पॉइंट्स भी। और अब मेरिट्स हो जाने के बाद हमें जान लेने हैं इस मेथड के डीमेरिट्स। चूँकि सिर्फ मेरिट्स हैं ऐसी बात नहीं है, इस मेथड के डीमेरिट्स भी हैं, और वन बाय वन करके हम इस मेथड के डीमेरिट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है बायस्ड। देखिए, अगर आप ध्यान दें तो ये तरीका बायस्ड है। बायस्ड इसलिए है क्योंकि ये तरीका ही इन्वेस्टिगेटर के ओपिनियन पर बेस्ड है। ठीक है, तो इस मेथड में पर्सनल बायसनेस के चांसेस होते हैं, काफ़ी होते हैं, तब जब इन्वेस्टिगेटर सैम्पल आइटम्स को सिलेक्ट कर रहा होता है। अगर वो अपने चॉइस, अपनी मर्ज़ी का फैक्टर, अपनी मर्ज़ी का आइटम चुनना ही चाहेगा कि हम किसी खास तरह के आइटम का सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो पर्पसिव सैम्पलिंग में वो ये काम बड़ी आसानी से कर पाएगा और ये बहुत ही नेचुरल लगेगा। पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे जो भी सैम्पल का सिलेक्शन हो रहा है वो बायस तरीके से हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो पर्पसिव सैम्पलिंग में बायसनेस ही है। चूँकि आप अपने ओपिनियन के हिसाब से काम कर सकते हैं, तो काफ़ी हद तक ये तरीका बायस्ड है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन ओपिनियन वैरी कर सकता है। और फिर जब एक व्यक्ति इस चीज़ के लिए अलाउड है कि आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं, सैम्पल का सिलेक्शन कर सकते हैं, तो ये मेथड फिर बायस्ड हो जाता है और इस मेथड में बायसनेस के चांसेस बढ़ते हैं। डिमेरिट इसलिए क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेटर पर्सनली बायस्ड होकर डेटा सैम्पल का सिलेक्शन करता है, तो फिर जो इन्फॉर्मेशन आता है वो आपका उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं होता, उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं रह जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डिमेरिट का, दैट इज नॉट रिलायबल। अगर हम रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं तो फिर ये तरीका रिलायबल भी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी केसेस में, बट मोस्ट ऑफ टाइम ये बायस्ड होता है, जिसकी वजह से ये तरीका भरोसेमंद कम होता है। सिंस इस मेथड में पर्सनल बायसनेस के चांसेस हैं, अब अगर इन्वेस्टिगेटर सैम्पल सेलेक्ट करते वक्त बायस्ड हो जाते हैं, तो उस केस में फिर बायस्ड हैं, पर्सनली बायस्ड हैं, तो फिर जो डेटा का कलेक्शन किया जाएगा वो डेटा भरोसेमंद नहीं होगा, कम ओरिजिनल होगा, कम सही होगा, और इस तरह से ये ओवरऑल मेथड और इस मेथड के द्वारा प्राप्त की गई जानकारी मोस्ट ऑफ टाइम पर रिलायबल नहीं होती है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टिगेटर जो हो वो एकदम अनबायस्ड होना चाहिए बाय नेचर, तभी ये मेथड सक्सेसफुल होगा और इस मेथड से सही जानकारी प्राप्त हो सकेगी। अदरवाइज डिमेरिट्स में बायसनेस देखने को मिलेगा, फिर ये मेथड नॉट रिलायबल होगा, भरोसेमंद नहीं होगा। और एक और पॉइंट है इस मेथड के डिमेरिट को बताने वाला, दैट इज लैक ऑफ एक्यूरेसी। देखिए, पर्पसिव सैम्पलिंग जो है इस मेथड में इनएक्यूरेट रिजल्ट्स मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि सैम्पल जो है वो डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेटर की इच्छा पर। और अगर इन्वेस्टिगेटर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है अपने
काम को बेहतर करने में, आप किसी भी तरह के इन्वेस्टिगेटर की बात कर सकते हैं, इफ़ द इन्वेस्टिगेटर इज़ नॉट कॉम्पिटेंट, इज़ नॉट इनफ, तो उस केस में वो अपने इनकम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग कम बेहतर या फिर गलत सैम्पल का सिलेक्शन कर सकता है, अपने ओपिनियन के हिसाब से करेगा। लेकिन इफ़ ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट, ही और शी इज़ नॉट कॉम्पिटेंट, तो फिर वो जो सिलेक्शन करेंगे आइटम्स का वो गड़बड़ हो जाएगा। और क्योंकि सैम्पल का सिलेक्शन ही गलत होगा तो फिर जो रिज़ल्ट मिलेगा वो गलत मिलेगा, और इस वजह से पर्पसिव सैम्पलिंग मेथड्स में लैक ऑफ एक्यूरेसी देखने को मिलती है। और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि पर्पसिव सैम्पलिंग मेथड्स के डीमेरिट्स को बतलाते हैं, और इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट मेथड है अंडर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स वो यहाँ पे फिनिश हो रहा है। जैसा कि मेथड का नाम था नॉन प्रोबेबिलिटी, ईच एंड एवरी आइटम डज नॉट हैव अ इक्वल चांस टू बीइंग सेलेक्टेड एज अ सैम्पल आइटम, जो कि आप इस मेथड में क्लियरली देख सकते हैं। पॉपुलेशन में जितने आइटम्स हैं सबको इक्वल चांस नहीं मिलता, बल्कि इस मेथड में पर्पसिव सैम्पलिंग में इन्वेस्टिगेटर उनको चुनता है एज अ सैम्पल आइटम जो उनकी मर्जी में, उनके ओपिनियन में बेस्ट होते हैं। तो फिर बाकी सबको तो मौका ही नहीं मिला कि उनमें से कोई सैम्पल आइटम के रूप में चुना जा सकता है। खैर, पहला मेथड यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो रहा है। अब इसी के अंदर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स के अंदर हमारे दो और मेथड्स रह गए हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग। उन दोनों मेथड्स को हम हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके फिनिश करेंगे। आज के क्लास को यहाँ पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।